वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? तो पूरा वीडियो देखें, ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। उसमें आप अपनी प्रॉब्लम या तो व्हाट्सएप पे डाल दें, कहाँ बातें नहीं समझ में आई, क्या आपको चाहिए, और या कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट करें। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए हम और बेहतर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, इस पर आने से पहले आपको बताएं, जैसे आप किसी स्कूल में गए हैं तो शीशा देखा हुआ, यानी बीच में फलक्रम है और दोनों किनारे दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो इस तरह से झूला झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं? झूला। तो ये क्या है? यानी दो बल लग रहे हैं जिसकी दिशा विपरीत है और ये जन्म देता है किसको? शुद्ध घूर्णन गति को। किसको जन्म देता है? शुद्ध घूर्णन गति को। ये यांत्रिकी है। अब ऐसी ही बात बिजली की दुनिया में करनी है और चुंबक की दुनिया में करनी है। तो चुंबक में एक साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव, और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ये दोनों करते क्या है? जैसे इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर एक बल लगेगा, दक्षिणी ध्रुव पर दूसरा बल लगेगा और ये दोनों बल विपरीत दिशा में हो जाएंगे, परिमाण में बराबर होंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? शुद्ध घूर्णन गति, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है। अब ऐसी ही व्यवस्था विद्युत क्षेत्र में देखें। यदि दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, आवेश Q1 Q2, लेकिन परिमाण में क्या होना चाहिए? बराबर, लेकिन प्रकृति में क्या होना चाहिए? विपरीत। तो एक धन Q आवेश लिया और एक ऋण Q आवेश लिया, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये धन Q है और ये ऋण Q है, यानी परिमाण में दोनों बराबर हैं लेकिन प्रकृति से विपरीत हैं। अब ये किसी दूरी L पर स्थित है। अब इस अगर दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ले O, ये मध्य बिंदु है, तो यहां से दोनों आवेश की दूरी क्रमशः स्मॉल l से लिखा गया है, ठीक है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी कैपिटल L से लिखा गया। यह व्यवस्था ही, यह निकाय ही संरचना करेगा किसका? विद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। अब हर द्विध्रुव, यहां तक कि सब्जी लेने जाते जो तराजू है तो वहां भी तो वही होता है, कम या ज्यादा, यानी शुद्ध घूर्णन गति होता है, ठीक है। दो बल लगते, दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो वैसी ही कुछ दिमाग में बातें सोचिए। इस निकाय को जब विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना तो यही शुद्ध घूर्णन गति करेगा। दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत करने के लिए ही ये व्यवस्था बनाई है। तो तराजू अगर आप देखें तो सब्जी तौलने वाली भी तराजू है, सोना तौलने वाली भी तराजू है, ट्रक तौलने वाली भी तराजू है। तो सबकी ताकत अलग अलग है ना। अब आप सोने तौलने वाली तराजू में खुद जाके बैठ जाओ, कभी नहीं उठेगा, और ट्रक में आप जैसे 10-20 उछलते कूदते रहे तो भी कुछ नहीं होगा, जो धर्म काटा है। तो हर विद्युत द्विध्रुव की एक निश्चित शक्ति होती है और इस शक्ति को जो मापन करता है वही द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आंकिक रूप से इस शक्ति को कौन प्रदर्शित करेगा? तो आंकिक रूप में आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी, ये बोर्ड से भी क्वेश्चन देता है, वो केंद्र से दूरी दिया है तो दुगुना करें, अगर दोनों आवेश के बीच दूरी दी गई है तो दुगुना करने की जरूरत नहीं है। तो उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी P बराबर Q इंटू L कहें या Q इंटू 2L करें। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो दिया रहता है दोनों आवेश के बीच की दूरी
और फॉर्मूला दिमाग में ये रहता है तो Q इंटू 2L उसका भी कर देते हैं। दुगुना तभी करें जब केंद्र से आवेश की दूरी दी गई हो, यही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये अदिश नहीं, यानी एक इसकी दिशा होती है। तो दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, जैसा इस चित्र में दिखाया गया। यदि यही बात आप चुंबक के लिए करें तो चुंबकीय आघूर्ण, आगे फिर से पढ़ना है आपको, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। जो यहाँ धनावेश है वही उत्तरी ध्रुव है, जो यहाँ ऋणावेश है वही दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक क्षेत्र से धनात्मक क्षेत्र की तरफ आघूर्ण की दिशा होती है। ये द्विध्रुव कोई भी हो, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव हो या विद्युत द्विध्रुव हो। तो अभी बात विद्युत द्विध्रुव की हो रही है। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है एवं मात्रक कूलम इंटू मीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, ये देखें कि हर द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो अक्ष होते हैं। एक द्विध्रुव को के आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अनंत तक, और दूसरा अक्ष होता है द्विध्रुव में आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरते हुए लंबवत दिशा में। अब ये ऋण Q आवेश मान लिया जाए, ये धन Q आवेश मान लिया जाए, और ये आवेश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो यदि यहां से अनंत तक आप मिलाने वाली रेखा को देखें तो ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब अगर ये मध्य बिंदु है O, इसके लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाला ये अक्ष, तो ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो दो अक्ष हुए, एक आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और एक आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, जो मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अक्षीय स्थिति यानी दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और निरक्षीय स्थिति आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंबवत। अब ये दूरी L है और ये दूरी L है। ये किसी भी द्विध्रुव की दो अक्षीय स्थितियां होती हैं। ठीक है, एक निरक्षीय स्थिति और दूसरा अक्षीय स्थिति। अब आपको ये निकालना है बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र। तो केवल दो बातें पढ़नी है कि द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और जब इस द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कैसे ये घूर्णन गति करेगा, कैसे ये सरल रेखीय गति करेगा। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट आपको द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये आवेश माइनस क्यू है और ये धन क्यू है और दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु O है और इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये अक्षीय स्थिति है। और इस अक्षीय स्थिति पर ये एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु का नाम है M। तो मध्य बिंदु से ये दूरी कितना स्मॉल l, ये दूरी कितना है स्मॉल l। अब अगर इस धन आवेश से इसकी दूरी लेते हो x, तो कुल मिला के यहां तक की दूरी O बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो गई, मान लो r। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, r माइनस l। उसी तरह से इस माइनस q से इस बिंदु M तक की दूरी अगर x डैश है तो ये x डैश की वैल्यू कितनी होगी, l प्लस r। यहां से यहां तक की दूरी r है, यानी जो भी बिंदु लोगे उसकी दूरी आपको लिखनी है पहले तो मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से मान लो दूरी कितना है r, तो इस धन q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l। और इस ऋण q से दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l। यहां से यहां तक r और प्लस ये दूरी l। अब ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु पर धन q की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा आवेश को मिलाने वाली रेखा से दूर, यानी ये होगा E1। और इस ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा, यानी ये होगा E2। तो इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक धन आवेश के कारण और एक ऋण आवेश के कारण। दोनों का परिमाण भी अलग होगा और दिशा भी अलग होगी। आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर एक से ज्यादा आवेश है तो किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सदिश योग ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब ये दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं और विपरीत दिशा में इसका मतलब E1 माइनस E2, इन दोनों के परिमाण का अंतर कहां से,
सदिश योग से, अब सदिश योग से परिमाण का अंतर, तो बराबर E1 का मान कितना होगा? तो आप जानते हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू होगी, इसका परिमाण अगर देखोगे तो k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज है प्लस q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है r माइनस एल, और इसका करना होगा होल स्क्वायर। उसी तरह से E2 की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। इसलिए हमें चाहिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, और यहां भी Q है, यहां भी Q है, इसको भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसका सरलीकरण करो, तो E बराबर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब फोर आर इंटू एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा कितना 2RL प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर बचेगा 4R इंटू एल डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4। ये बात समझ में आई? अब जरा देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E बराबर Q इंटू 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4 माइनस l टू द पावर 4। तो कुछ बात समझ में आई? तो पहले इसे नोट करें और नेक्स्ट में देखते हैं। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होगा Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं P, और इस 2 को यहां लिखो 2P, बचा क्या R डिवाइडेड बाय r to the power 4 minus l to the power 4। ये किसी भी द्विध्रुव के लिए है। यदि द्विध्रुव के केंद्र से आवेश की दूरी l ये बहुत कम हो, मच स्मॉलर देन r, यानी r दूरी से l का मान बहुत कम हो, तो E का मान लिख सकते हो आप
2kp इंटू आर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4। ये कम होने का मतलब है l को क्या माना जाए, नगण्य। और जैसे इसको आपने नगण्य लिया तो यहाँ l का मान 0 हो जाएगा, r टू द पावर 4 बचेगा। अब इस r टू द पावर 4 से एक पावर कटा तो बचा कितना, 3। अब ये छोटे द्विध्रुव के लिए है, यानी E बराबर 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, अर्थात E समानुपाती होगा r टू द पावर क्यूब के। ये बिंदु आवेश के नियम का पालन नहीं करता। बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे फिजिक्स की बात करो, जो छोटे द्विध्रुव होते हैं उन्हीं की विवेचना। लेकिन अगर आपको डिराइव करना है तो पहले बताना होगा कि किसी भी दूरी के लिए द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, फिर छोटे द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये नहीं बोलना है। क्या भी आप बात समझ में आए? यानी अक्ष पर यह भी ध्यान रखना होगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। कुछ बात समझ में आए? और इसका स्पष्टीकरण भी सामने आएगा। तो इस तरह से अक्षीय स्थिति में दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp, k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान q इंटू 2l है डिवाइडेड बाई r क्यूब। और जहां जोड़ा घटाया जाता है वहीं पर जो स्मॉलर वैल्यू का मान है उसको नगण्य माना जाता है। ठीक है, अब देखें अगले पॉइंट में, अक्षीय स्थिति की जगह अगर बिंदु लिया जाए निरक्षीय स्थिति में, और उस निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू, ये मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तथा दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, अब मध्य बिंदु O है, यहां से R दूरी पर ये दूरी R है, एक बिंदु है M, तो इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। अब ये दूरी L है और ये दूरी R है,
तो इस ऋण q आवेश से समकोण त्रिभुज के नियम से, पाइथागोरस के सिद्धांत से, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? अंडर रूट, ये 90 डिग्री का कोण है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ऋण q से विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होता है, उतनी ही दूरी धनावेश से होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा के अनुदिश, ये मान लो E2 है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी, और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर, यानी ये मान लो E1 है। धन आवेश के कारण E1 और ऋण आवेश के कारण E2, और E1 का परिमाण होगा के धन आवेश Q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, और पूरे का वर्ग करोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से E2 का परिमाण लोगे तो बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी परिमाण में दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा अलग अलग होगी। अब अगर ये बिंदु M है तो E1 की दिशा तो आप ये कह सकते हो कि E1 बराबर E2 का परिमाण, मान लो इसे E कहा जाए तो E यहां पे है और E यहां पे है, ये E2 है। अब अगर सदिश राशियों के वियोजन से निकालना चाहते हो तो मान लो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। ठीक है, तो इधर कंपोनेंट होगा E cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा? E sin थीटा। उसी तरह से इसका कंपोनेंट इधर होगा E cos थीटा और इधर क्या होगा? E sin थीटा। अब E sin थीटा परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, अतः ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। अतः ये E cos थीटा दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिमाण होगा 2E cos थीटा। अब ये दिशा होगी किधर? ये धन अक्ष है यानी P की दिशा इधर है, तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में, क्या ये बात समझ में आई? ये द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखते हैं।
अब E बराबर 2E cos थीटा, जहां पे अगर cos थीटा की वैल्यू देखोगे तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे विकर्ण। तो थीटा के लिए आधार क्या है, L डिवाइडेड बाई विकर्ण कितना है, अंडर रूट R² प्लस L²।